शादी की पहली रात मेरे बेटे के कमरे में चीखों की आवाज़ें आती हैं और सुबह होते ही दुल्हन तलाक ले लेती है और हमसे कहती है अपने बेटे की मेडिकल जांच कराओ। मैंने अपने बेटे की 3 बार शादी कराई और तीनों बार ऐसा ही हुआ। चौथी बार मैं खुद दुल्हन बनकर अपने बेटे के कमरे में बैठ गई और 10 मिनट के बाद मेरा बेटा जो किया उससे मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि मेरा बेटा तो जैसे ही मैं दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान यह रात अच्छे से बीत जाए, तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। पूनम चीखते हुए बाहर भागती हुई आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी वो। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की मेडिकल जांच करानी चाहिए। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। पूनम तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन पूनम भी इस रिश्ता को नहीं निभाया और वह अंश को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन पूनम के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फोन पकड़े सोफे पर बैठ गई, यानी कि अब अंश को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले जो मैं बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और सुंदर व पढ़ी लिखी थी, लेकिन पूनम तो विधवा थी, गरीब घराने की थी, पर वह बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। पूनम को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज्यादा बकवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या थी मेरे बेटे में जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर आखिर ऐसा क्या किया था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। अंश भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त अंश पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा कोई सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें कोई बात है। अब अंश एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अंश के दोस्तों को फोन लगाई जो विदेश में रहता था। मैंने उससे पूछा, विजय तुम अंश के इकलौते दोस्त हो जिससे अंश अपने दिल की सारी बातें करता है, मुझे अंश के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुमसे जरूर कुछ ना कुछ बताया हो। लेकिन यह सुनकर मैं तो हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी कि उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात पत्नी की भाग जाना, अभी 3 पत्नियों का धीरे धीरे 6 महीना गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अंश को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर अंश की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जान कर रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया, और लड़की भी ऐसी लाई जिसको शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं शादी भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए थे, लेकिन मैंने बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी, और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम रागिनी था, बल्कि गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे।
दिल ही दिल में खुश हुई कि अगर रागिनी मेरी बहू बनती है और मेरे घर में ठीक से रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ रागिनी बहुत ही खूबसूरत थी और इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। अंश कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे। अंश के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि रागिनी को जल्दी ही होश आ जाएगा। अंश भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैंने रागिनी के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में ही रागिनी ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वहां से बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई। फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन रागिनी मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन रागिनी मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। रागिनी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अंश की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, अंश के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अंश के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अंश मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दें। और वह चली गई। मैं उसे रोक न सकी। रागिनी चली गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ ही देर में रागिनी के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद रागिनी ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, मगर अंश की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी। लेकिन रागिनी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था कि रागिनी अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अंश का चेकअप कराकर ही रहूंगी। अपने होशो हवास में तो अंश ऐसा कभी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन अंश के खाने में नींद की दवाई मिला दी और उसके गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अंश के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और फिर बेसब्री से मैं अंश की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा एकदम नॉर्मल है। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही थी। अगर अंश नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। सब कुछ सोचकर मैं रागिनी के पास गई। रागिनी के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही रागिनी डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी रागिनी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही रागिनी बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने रागिनी को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, रागिनी मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो, जो मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ लेकर रागिनी मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। जब रागिनी किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने रागिनी से कहा, ठीक है तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे घर कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूंगी
और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पहले तो रागिनी डरती रही, लेकिन मेरे साथ रहेगी इस उम्मीद से वह मान गई थी। मैं रागिनी को अपने घर ले आई। रागिनी के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से रागिनी को दुल्हन बनाकर मैंने अंश के कमरे में बिठा दिया। अंश को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि अंश, तुम्हारी बीवी घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर अंश ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं अंश के कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में अंश दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी संवरी बैठी रागिनी पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। मैं भी तैयार थी सब कुछ जानने, सुनने और देखने के लिए। रागिनी ऐसी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रखी थी। कुछ समय बाद अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ सुनते ही रागिनी बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और डर से थर-थर काँप रही थी। अंदर तो अंश गया था, पर औरत की आवाज़ क्यों? तभी अंश बाहर निकला और अंश को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा किस्म की। बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकल रहा था। तुमसे मना किया था मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अंश रागिनी की तरफ बढ़ा था। रागिनी चीखें मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और अंश को रोकने की कोशिश कर रही थी। अंश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अंश ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन है? मेरा मौका देखकर रागिनी कमरे से भाग गई थी। इससे पहले अंश फिर से मेरे पास आता, मैं कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अंश की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी रागिनी को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सहमी और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। अंश मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने कहा था। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा रागिनी, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद अंश पर किसी भूत का साया है। रागिनी को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है अंश पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है, मुझे तो अंश एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अंश पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे अंश को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगी। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। रागिनी जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए रागिनी बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रागिनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, रागिनी बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो और मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कह सकती? रागिनी हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। अंश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे दे सकेंगे। मेरा यकीन करो, बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए रागिनी राजी हुई थी। मैंने बहुत ही प्यार से रागिनी से कहा था,
रागिनी बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और रागिनी ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर दिल में ठंडक उतर गई थी। उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अंश के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने अपने हाथों से दरवाज़ा खोला था। रागिनी को मैंने अपने कमरे से भेज दिया था। अंश एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझसे अंश एकदम नॉर्मल की बात की थी। पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उसको कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और वह नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। अंश के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं अंश के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें मिली। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई शीतल नाम की लड़की थी। शादी की रात थी। उसके पति ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। शीतल धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए दौड़ती थी। शीतल के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर शीतल का पागलपन कम नहीं था और शीतल के कैरेक्टर में ही अंश ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताएं। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा। जो उपन्यास अंश पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अंश को समझाना पड़ेगा। उसे शीतल के कैरेक्टर से निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और रागिनी और मेरी मेहनत से अंश ठीक होने लगा था। रागिनी अंश के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती। अंश के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने रागिनी के लिए प्यार देखा था। रागिनी कहीं भी जाती, अंश की निगाहें उसकी पीछा करती थीं। अंश का इलाज करते आज 3 महीने हो चुके थे। रागिनी मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था। उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे रागिनी जैसी बहू मिली। रागिनी अभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अंश बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने रागिनी से कहा कि रागिनी, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। रागिनी नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि आज तुम्हें दुल्हन बनकर अंश के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। शायद उसे भी यकीन था कि अब अंश ठीक हो चुका है। वह भी अंश की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। रागिनी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दरवाज़ा खुला रखना है। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूँ जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को अंश के आने से पहले ही मैंने रागिनी को दुल्हन की तरह सजाया। अंश के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। अंश के आने का टाइम हो गया था। मैंने रागिनी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद अंश आ चुका था। खाना खाते हुए अंश की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई थी कि अंश किसे ढूंढ रहा है, लेकिन अनजान बनी रही। कुछ देर में अंश खुद ही बोला, मम्मी, रागिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही रिया बोल पड़ी, भैया, भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि रिया अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंश, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अंश अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अंश के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक ही तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे रागिनी और अंश की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक उतर आया।
मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आकर सुकून से लेटे। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागे तो रागिनी को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रागिनी की नज़रें मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से रागिनी के माथे को चूमते हुए कहा कि रागिनी बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? रागिनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अंश को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। रागिनी को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे अंश के और रागिनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला दी हैं। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। अगर कहानी का पहला भाग ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख लें ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए। ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।